Hello students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about Rutherford's atomic model. रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, रदरफोर्ड ने एक 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी और क्या रिज़ल्ट्स थे और रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. रदरफोर्ड ने ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया वो ये जानने के लिए कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरह से मौजूद होते हैं। ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन आ 0.00004 सेंटीमीटर थिक gold foil. Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करवाने के बाद इन पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करवाया गया। These are actually helium nuclei. They can penetrate through matter to some extent. He observed the effects of alpha particles on a photographic plate or a screen coated with zinc sulfide as shown in the fig 2.3. बम्बार्ड करवाने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक स्क्रीन जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी या फिर फोटोग्राफिक प्लेट में देखा गया। ही प्रूव द प्लम पडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने प्लम पडिंग मॉडल के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, प्लम पडिंग जो वर्ड्स हैं उनको कुछ इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें कि अगर हमने दो चीज़ें मिक्स की हैं, लाइक अगर आप घर में खीर बनाते हैं और उसमें कुछ नट्स वगैरह डालते हैं तो वो नट्स एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि वो मुख्तलिफ एक डिश में अगर आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो मुख्तलिफ प्लेसेस पर मौजूद होंगे। तो इस तरह बिखरे हुए होना ये प्लम पडिंग मॉडल में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे में मिक्सअप हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन्स और ना ही प्रोटॉन्स किसी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हैं, बल्कि वो फैले हुए हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में प्लम पडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया। उसने क्या ऑब्जर्व किया? नंबर 1, almost all the particles pass through the foil undeflected. उसने ऑब्जर्व किया, जैसा कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की लाइंस हैं वो मोस्टली स्ट्रेट गुज़र रही हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर सीधे गुजर गए। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स only a few were deflected at fair angles and very few bounced back on hitting the gold foil. इनमें से अगर हम 20,000 पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होंगे और बहुत कम ऐसे होंगे कि जो कि एटम से टकराने के बाद वापस आ जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट था
वो किस तरह से पेश किया गया। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड concluded the following results. Number one, since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. ज़्यादातर पार्टिकल्स का सीधे गुजर जाना इस बात की दलील है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स किसी चीज़ से टकराए बगैर सीधे गुजर जाते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव डैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कुछ पार्टिकल्स का डिफ्लेक्ट होना ये बताता है कि एटम के दरमियान में कुछ पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं जिनको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। द कंप्लीट rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard. Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. टोटल वॉल्यूम जितना एटम का है उसकी निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ बहुत कम है और ये सेंटर में मौजूद है। न्यूक्लियस के साइज़ का बहुत कम होने की वजह से जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो सीधे गुजर जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स ही ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के या तो बिल्कुल करीब से गुजरते हैं या फिर न्यूक्लियस के साथ टकरा जाते हैं। तो न्यूक्लियस के साइज़ छोटा होने की वजह से कुछ चंद एक पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। प्लम पडिंग थ्योरी में इस तरह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिक्स्ड अप हैं, लेकिन प्लानिटरी मॉडल के मुताबिक रदरफोर्ड के इस मॉडल और एक्सपेरिमेंट के बाद इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम को अगर होल देखें तो वो न्यूट्रल है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एक एटम में उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। तो जैसा कि रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल एक प्रेजेंट किया जिसके मुताबिक एटम के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो न्यूक्लियस के में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस और न्यूक्लियस के अंदर बाकी जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया गया। डिफेक्ट्स रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या थे? Although Rutherford's experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defects। ये इसने रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट में प्लम पडिंग मॉडल जो कि रॉन्ग मॉडल था उसको तो गलत साबित कर दिया, लेकिन इसके अपने मॉडल में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल ऑन इनटू द न्यूक्लियस। जैसा कि जो रिजल्ट्स हैं उनमें नंबर 5 पे हमने पढ़ा द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, तो याद रखें जो भी पार्टिकल मूव करता है अगर वो पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, अगर वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है और इस रदरफोर्ड्स के मॉडल के मुताबिक अगर न्यूक्लियस
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है तो इट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस की तरफ मूव करेंगे और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे वो एनर्जी को एमिट करेंगे। अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द और उसकी तरफ मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ तो इट्स मीन के इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। तो ये एक डिफेक्ट था क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट नहीं करते, लेकिन इस मॉडल के मुताबिक एनर्जी की एमिशन कंटिन्यूसली है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स emit energy continuously they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed। एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है बाय द इलेक्ट्रॉन्स उनसे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन अगर रदरफोर्ड्स के मॉडल को देखा जाए और ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करते हैं तो इट्स मीन जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूसली बनना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो स्पेक्ट्रम है वो लाइट स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ऑल्दो द साइंटिस्ट हैड objections on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated through provoking ideas. Among them, they initiated the quest to answer the following questions। रदरफोर्ड के मॉडल ने कुछ ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए जो कि साइंटिस्ट में सोचने का एक जो है वो महवर बन गया। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई और एटम्स स्टेबल, एटम्स जो हैं वो किस तरह स्टेबल रहते हैं और किस तरह से ये कोलैप्स होते हैं। वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, और एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव नहीं करते और लाइन स्पेक्ट्रम बनता है तो ये किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर ये लाइन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट्स में ये बात प्रूव है कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट न्यूक्लियस के गिर्द कैसे होती है, ये रदरफोर्ड ने क्वेश्चन को रेज किया। साइंटिस्ट कंसीडर्ड देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, इट इंडिकेटेड दैट द रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट। तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि अभी भी इसमें डिफेक्ट्स मौजूद हैं और एटम का एक नया मॉडल होने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस तरह न्यू एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए और रदरफोर्ड्स के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इस चैप्टर में मौजूद जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं और टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस, टेस्ट योर सेल्फ, एक्सेट्रा, न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे वो सारे हम करेंगे। अभी आप हर लेक्चर के बाद जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप उसको एक दफ़ा अपने टेक्स्ट बुक से जो भी आपके पास सोर्स मटेरियल है इंटरनेट से आप ज़रूर एक दफ़ा पढ़ा करें, अंडरस्टैंड किया करें। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चन पूछें, कॉल करें, मैसेज करें और इनको अंडरस्टैंड करें। अभी आपने ना तो कुछ लिखना है और ना ही याद करना है, बस इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें। जब हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो फिर रिटन वर्क भी होगा और याद करने वाला भी होगा। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, सेव लाइव्स। अल्लाह हाफिज़।